हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे PYQ हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। 30 क्वेश्चन है और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो क्या है? पहला है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे व्यवसाय को जान सके। और तीसरा है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और चौथा है कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो डियर स्टूडेंट, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह यह है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपने संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों को सूचनाएं लिखवाकर उन्हें याद करने को कहकर। और दूसरा है यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। और तीसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर। चौथा है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दें। ठीक है, तो याद करना गलत है, दंड देना गलत है, तथ्यात्मक ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन जो है 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि पहला है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। दूसरा है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। और तीसरा है अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। और चौथा है कि पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, क्या है? पहला है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ठीक है, दूसरा है सीखने की विश्वसनीय स्थितियों को जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चुनाव की सुविधा देना, ये चुनाव है। और तीसरा है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। और हमारा चौथा है कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो डियर स्टूडेंट, चौथा है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो किसी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो हमारा हो जाएगा कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियों को जुटाना और शिक्षार्थी को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो पहला है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। और दूसरा है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। तीसरा है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। और लास्ट है कि बच्चों को गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं और यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, तो इसमें है अनुकरण, ये भी गलत होगा। और दंड और
दंड नहीं दिया देना चाहिए और गलतियां न दोहराएं, तो ये भी निगेटिव है और इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां जो है एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि पहला है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ठीक है, प्रतिपुष्टि। और दूसरा है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तीसरा है आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। और चौथा है कि बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। तो प्रश्न हमारा है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि आकलन से, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन है कि पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला है बच्चों को उनको अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दें। और दूसरा है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। और हमारा चौथा है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न और पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला है बच्चों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है, दूसरा है अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, और तीसरा है बच्चे को प्रेरित करने में, और चौथा है कि बच्चे को डांटने में। ठीक है, तो नियंत्रण होगा नहीं और तुलना किसी से करना है नहीं, डांटना है नहीं, तो हमारा हो जाएगा कि शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने से हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। पहला है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। दूसरा है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तीसरा है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। और चौथा है कि कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो हमारा दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की खाली स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किसकी योग्यता का आकलन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कि सही उत्तर का निर्माण करने, दूसरा है सही उत्तर की व्याख्या करने, और तीसरा है सही उत्तर की पहचान करने, और चौथा है हमारा कि सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। ठीक है, तो व्याख्या भी नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा और प्रत्यास्मरण नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की जो है सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है।
क्या शामिल नहीं है? पहला है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, दूसरा है आनुवंशिक संचरण, तीसरा है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, और चौथा है कौशलों का अर्जन। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा कि आनुवांशिक संचरण जो है ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानसिक संरचनाएं वो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? ठीक है, क्या है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, जिसके इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो ये सब होगा नहीं। ठीक है, ये तो वाइगोस्की का है, और स्कीमा जो है हमारा करेक्ट आंसर स्कीमा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाइगोत्स्की के, ये वाइगोत्स्की है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो पहला हमारा है कि बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, और दूसरा है बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं, और तीसरा है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, और चौथा है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो पहला है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और ये वर्णों हैं, ठीक है, ये वर्णों है, ठीक है, में भ्रम होता है, और दूसरा है बने दृश्य शब्द साइट वर्ड्स को और आसानी से पहचानने और समझते हैं, ठीक है, और तीसरा है कि बच्चों का, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, और चौथा है कि बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो अधिगम अशक्तता वाले जो होते हैं वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सृजनात्मकता क्या है? ठीक है, तो पहला है कि बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा है बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक जो है निर्भर होता है। ठीक है, यहाँ पे निर्भर रहेगा, निर्भर होता है। और तीसरा है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। और चौथा है सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। ठीक है, तो सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता जो है हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। ठीक है, ये अपसारी जो है ये पॉजिटिव होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, और अभिसारी जो है वो निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियों विद्यालय में आने से पहले विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। अपने विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। और दूसरा है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक सोए। ठीक है, और तीसरा है कि बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। और चौथा है कि उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा
करेक्ट कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए, ठीक है, ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक प्रभावी कक्षा में क्या है, क्या होना चाहिए। तो देखिए, एक प्रभावी कक्षा में जो है, पहला है कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। और तीसरा है हमारा कि बच्चे शिक्षक से मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। और चौथा है कि बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका 17 का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा फर्स्ट, कि एक प्रभावी कक्षा जो है वो बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या है, ठीक है। पहला है कि अपने तरीके से जानकारी को व्यक्त करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। दूसरा है, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तीसरा है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। और चौथा है हमारा कि शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो प्रत्यास्मरण होगा नहीं, ठीक है, और कठिन कार्य को कठिन और आसान ये बनाना नहीं है, और अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में सहायता नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, ठीक है। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है, तो वो हमारा है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, ठीक है। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से करने को पूर्ववृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। पहला है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। दूसरा है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। और तीसरा है, प्रकृति और पोषण पर बहस। और चौथा है कि बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से करने को पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि प्रकृति और पोषण पर बहस है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है संवेदी गतिक अवस्था, और चौथा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा, ठीक है। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, और दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, और तीसरा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, और चौथा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, ठीक है।
तो एक गुड गर्ल और गुड बॉय की बात हो रही है, तो एक अच्छा लड़की अभिमुखीकरण हमारा फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा है। ठीक है, प्रगतिवादी शिक्षा है तो ऑप्शन ए अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। और तीसरा है इस पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, चौथा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो प्रगतिवादी शिक्षा जो है ये जो है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। देखेंगे 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन ए है बच्चों का मानकीकृत आकलन, और दूसरा है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, और तीसरा है अभिसारी चिंतन, और चौथा है जानकारी का पुनः स्मरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। तो विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। पहला है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा है अधिगम विकास के पीछे रहता है, और तीसरा है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, और चौथा है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न है कि कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि विकास संशोधन योग्य होता है, दूसरा है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, और तीसरा है कि विकास जीवन पर्यंत होता है। चौथा ऑप्शन है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें पहला है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों को मानक मापदंडों पर आकलन करना है। दूसरा है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो पुरस्कार होगा नहीं। ठीक है, और नियंत्रण और बल प्रयोग द्वारा तो ये भी नहीं होगा, और प्रस्तुत करना मानक मापदंड ये सब नेगेटिव होता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट कह रहा है कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है
कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरण के लिए प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। और तीसरा है कि बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। और चौथा है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धि जो है बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ठीक है, तो बुद्धि के बारे में जो है 4 हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लिंग, जेंडर, खाली स्थान किसकी ओर जो है संकेत करता है। ठीक है, तो पहला है आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, और दूसरा है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तीसरा है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। और हमारा चौथा ऑप्शन है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ठीक है, तो लिंग, जेंडर पक्षपात जो है ये सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना जो है जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में, इसको जूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है हमारा पहला है कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कि उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य के रूप में देंगे। तो ये भी हमारा, ये तो बिल्कुल गलत होगा। और तीसरा है कि बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। ये भी नेगेटिव है। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रता पूर्वक कहेंगे। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि प्रश्न था कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, तो आपके द्वारा जो है किए जाने की जो संभावना सर्वाधिक है तो वो है कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है क्वेश्चन कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो पहला है कि बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, बिल्कुल गलत। सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश मानकीकृत देखते ही आप बिल्कुल प्रश्न को गलत कर दीजिएगा, वो निगेटिव है। और सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, ये भी नहीं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन और आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।